आज गृह मंत्रालय ने पीएफआई और उसके 8 सहयोगी संगठनों पर बैन लगाने का फरमान जारी कर दिया है। सुबह से ही लगातार हम अपडेट्स आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे टेरर कनेक्शन के सबूत मिलने पर पीएफआई पर यह बड़ा कार्रवाई, ये बड़ा एक्शन एमएचए ने लिया है। 5 दिन पर 2 देशव्यापी छापेमारी और अब पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों पर 5 साल का बैन लगा दिया गया है। कई ऐसे दस्तावेज, कई ऐसे सबूत पीएफआई के खिलाफ बरामद हुए जिसमें उसके आतंकी गतिविधियों में संलिप्त होने के सबूत पाए गए थे। अब आपको दिखा देते हैं क्या कुछ इन संगठनों पर रेड पड़ने के बाद बरामद हुआ। आईडी कैसे बनाया जाता है, इसका डॉक्यूमेंट रिकवर किया गया। उसके बाद एक डॉक्यूमेंट जिसमें कोर्स था कि कैसे मटेरियल मुहैया कराए जाएं आईडी और तमाम दूसरे विस्फोटक बनाने के लिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट, एक टाइटल था उसका, ये तमाम वो चीजें जो इस रेड में पाई गई, उसमें कई जगह पर कैश की बरामदगी हुई। उसके बाद शाहिद खान जो कि पीएफआई लीडर है बैंगलोर का, उसके घर से ये सब कुछ पाया गया। एक डॉक्यूमेंट ऐसा जो कि मोहम्मद नदीम से बरामद किया गया, इसमें आईडी कैसे बनाया जाता है ये बताया जा रहा था। उसके बाद शॉर्ट कोर्स ऑन हाउ टू मेक आईडीज यूजिंग इजीली अवेलेबल मटेरियल्स, यानी कि आईडी को कैसे बनाया जाए, इसका डिटेल कोर्स इस पूरे डॉक्यूमेंट में था। डॉक्यूमेंट टाइटल, अ शॉर्ट कोर्स ऑन हाउ टू मेक आईडी। फिर इस तरह की छुरियां, इस तरह के हथियार, कुछ ऐसे टी शर्ट्स जिसमें आपत्तिजनक चीजें लिखी हुई थी। बड़ी संख्या में कैश की रिकवरी हुई। शाहिद खान जो कि पीएफआई लीडर है बैंगलोर का, आपको बता दें बैंगलोर वो जगह, कर्नाटक का वो अहम शहर जहां पर पीएफआई के कई संगठनों पर छापेमारी की गई। सबसे बड़ी छापेमारी 2 राउंड्स में कर्नाटक में ही की गई। संघ के नेता इंद्रेश कुमार जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। इंद्रेश जी, ये जो फरमान आज जारी किया गया है, जाहिर तौर पर इसके आने वाले वक्त में कई सारे रेपरकशंस यानी कि नतीजे देखे जाएंगे, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि थोड़ी सी देर हो गई है? पीएफआई पर बैन लगाना ठीक समय पर उठाया गया उचित कदम है। यूपीए की सरकारें भी रही, सब दस्तावेज उपलब्ध होते गए। इतना ही नहीं है, वामपंथी प्रदेश सरकारों के अंदर भी दस्तावेज उपलब्ध हुए कि पीएफआई केवल आतंकी नहीं, देशद्रोही संस्था है, अमानवीय है, असंवैधानिक है। मनुष्यों का कत्ल करना और खून बहाना वहाँ का स्वभाव है। इसलिए ये बहुत जरूरी था और इस कदम का सब दलों ने, जातीय मजहबी नेताओं ने करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए कि अगर हम हिंसक और देशद्रोही, मानवता और संविधान विरोधी ताकतों को लगाम लगाना चाहते हैं तो एकजुट होकर देश खड़ा होगा तो निश्चित रूप से सुरक्षित भारत ही नहीं होगा, शक्तिशाली भारत भी होगा और दुनिया के षड्यंत्रकारी लोगों और ताकतों को भी सबक मिलेगा। इंद्रेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए और किस तरीके से तमाम संघ के नेता इस पूरे फैसले को देखते हैं। आपको बता दें कि दूसरे संगठनों पर भी पाबंदी लगाई गई है जो कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई से जुड़े हुए थे। इसमें रिहैब इंडिया फाउंडेशन का नाम प्रमुख तौर पर सामने आ रहा है। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि सीएफआई, इस पर भी 5 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। तमाम अन्य जो संगठन है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ऑल इंडिया इमाम काउंसिल यानी कि AIIC, इस पर भी प्रतिबंध 5 साल का लगा दिया गया है। नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि NCHRO, इस पर प्रतिबंध। नेशनल वुमेन्स फ्रंट NWF,
इस पर भी प्रतिबंध है। उसके बाद जूनियर फ्रंट यानी कि जेएफ, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन यानी कि ईआईएफ, रिहा फाउंडेशन केरल, इस पर भी 5 साल का बैन लगा दिया गया है। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन बैन क्यों लगाया गया है ये आपको दिखा देते हैं। कई आपराधिक और आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता, आईसिस से पीएफआई के तार जुड़ने के सबूत इन रेड्स में पाए गए। प्रतिबंधित संगठन जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश से कनेक्शन इसका पाया गया। उसके बाद प्रतिबंधित संगठन सिमी से भी पीएफआई का लिंक पाया गया। ये सब कुछ रेड के दौरान कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स में पाया गया जिससे लिंक एस्टैब्लिश हुए। देश की अखंडता, संप्रभुता पर एक तरीके से असर डालता हुआ ढके छिपे तरीके से देश में कट्टरता को दे रहे थे बढ़ावा।